हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडीएस एकेडमी में स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का जो भौतिक भूगोल है उसको हम लोग मेंस के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि मेंस में कैसे प्रश्न आ सकता है। तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रश्न मेंस में आ सकते हैं और कैसे उसका आंसर राइटिंग करना है, क्या स्ट्रक्चर होगा हमारा। ठीक है, तो एक एथेंटिक जो आंसर होता है कैसे बेहतर हम लिख सकते हैं, डेटा डायग्राम का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, मैपिंग का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो है सिस्टमेटिक तरीके से हम हर एक चैप्टर को जो है उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जैसे कि एनबीएस, केबीएस, जीडीसी, जीआईसी, एलटी, या आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कि जैसे आपका यूपीपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो हर एक एग्ज़ाम में एनसीईआरटी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एनसीईआरटी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यह सब्जेक्ट जो है, यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जो सिविल सर्विसेज या एग्ज़ाम या टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग जो पहला चैप्टर है हमारा क्लास 11th का भौतिक भूगोल में, भूगोल एक विषय के रूप में ये पहला चैप्टर है। इसमें देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें हम 5 प्रश्न लिए हैं इस चैप्टर से जो पूछे जा सकते हैं। कि जैसे पहला जो प्रश्न है हमारा कि भूगोल एक समेकित अनुशासन क्यों कहा जाता है। ठीक है, कि भूगोल एक समेकित अनुशासन क्यों कहा जाता है। दूसरा है कि भूगोल की द्वैत प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तीसरा है भौतिक और मानव परस्पर पूरक हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल परस्पर पूरक हैं। तीसरा है कि भूगोल स्थानिक विशेषताओं का विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। पांचवा है कि आधुनिक तकनीक ने भूगोल को कैसे परिवर्तित किया है। ठीक है, तो ये जो है 5 प्रश्न है हमारे। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखते हैं। तो आइए सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा कि भूगोल को समेकित जो है अनुशासन क्यों कहा जाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे करेंगे हम। ठीक है, अभी हम जैसे अगर पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आता कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है और क्या अप्रोच होगा हमारा। अगर हम पूरा बुक पढ़ भी लें तो शायद लिखना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमको समझ नहीं आता शुरुआत कैसे करना है, क्या क्या एक हेडिंग सब हेडिंग में कैसे लिखना है, कहाँ डायग्राम क्या लिखना है। ठीक है, तो इसमें इंट्रो में हम लिख सकते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक मनोतत्वों के वितरण, प्रतिरूप, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका समेकित दृष्टिकोण है जो विभिन्न विषयों और घटकों को एक साथ जोड़ कर देखता है। ठीक है, तो इसलिए समेकित कहा जाता है क्योंकि विभिन्न विषयों को, विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़कर अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक मनोतत्वों को दोनों को समाहित करता है, इसलिए इसे समेकित अनुशासन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम इंट्रो में इसको समझा देंगे। अगर हमको परिभाषा लिखना हो कि समेकित अनुशासन क्या होता है तो लिख देंगे समेकित अनुशासन से आशय ऐसे विषय से है जो विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों को समन्वित कर एक समग्र समझ विकसित करे। है ना, विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों मतलब विभिन्न विषयों को जो है, ज्ञान को जो है समन्वित कर एक समग्र समझ विकसित करे। भूगोल क्या है, एक प्राकृतिक विज्ञान है, साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान के बीच एक सेतु को कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा इंट्रो होगा। अब देखिए मेन बॉडी में देखिए जो आंसर का स्ट्रक्चर होता है हमारा 3 उसमें पार्ट होते हैं। एक होता है इंट्रो जिसमें हम क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको समझाएंगे डेफिनीशन के माध्यम से, कोई रिपोर्ट कोई डेटा के माध्यम से उसको हम समझाएंगे, इंट्रो की शुरुआत करेंगे। ठीक है, फिर आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में हम देखते हैं कि जो मेन थीम पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में, जैसे कारण बताओ, प्रभाव बताओ, महत्व बताओ, विशेषताओं बताओ, उसको देखते हैं। फिर लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो है पूरा लिखने का अप्रोच होता है एक सिस्टमेटिक। ठीक है, तो आइए मेन बॉडी में देखते हैं कि मेन बॉडी में क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक और मानव तत्वों को समन्वय इसमें करता है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक और मानव दोनों तत्वों को समाहित करता है। जैसे भौतिक तत्व में स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, वनस्पति। मानव तत्वों में जनसंख्या हुआ, कृषि हुआ, उद्योग हुआ, संस्कृति। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर आप कुछ डायग्राम भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे छोटे में ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई मैप बना के या कोई एरिया बना के यहाँ पे पर्वत पठार है और यहाँ पे नीचे जो है बस्तियाँ विभिन्न प्रकार की। ठीक है, ऐसे तो आप विभिन्न प्रकार के दिखा सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। अब मानव प्राणों फिर अंतरक्रिया में इसमें हम एक तरफ मानव दिखा देंगे। ठीक है, और एक तरफ यहाँ पर्यावरण दिखा देंगे। ठीक है, पर्यावरण दिखाएंगे। ठीक है,
इसको एक डायग्राम हम बना देंगे यहाँ पे कि मानव पर्यावरण कैसे अंतःक्रिया करता है। ठीक है, तो इस तरह जो है, तो जैसे मानसून क्या एक प्राकृतिक तत्व है जो कृषि के उत्पादन और व्यवसाय को प्रभावित करता है। नदी क्या एक प्राकृतिक तत्व है जो मानव के बसाव के सभ्यता के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस तरह क्या है एक समेकित दृष्टिकोण के रूप में। फिर क्या है कि एक स्थानिक दृष्टिकोण है इसका, है ना। भूगोल में हम स्थानिक केवल कहाँ का अध्ययन नहीं करते, कोई चीज़ कहाँ पे वितरित है, बल्कि कोई चीज़ वहाँ पे वितरित है तो क्यों है। ठीक है, जैसे क्या है कि मान लीजिए कि गंगा का मैदान सघन जनसंख्या है, तो उसके पीछे हम ये भी देखते हैं कि सघन जनसंख्या क्यों पाई जाती है, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे थार मरुस्थल में विरल जनसंख्या पाई जाती है, तो ये भी देखते हैं कि थार के मरुस्थल में विरल जनसंख्या क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा की कमी, वाष्पीकरण, तापमान अधिक है, मृदा उतना उर्वरा नहीं है ना, जल की कमी है। तो ये सब क्या है, अब सघन जनसंख्या गंगा के मैदान में क्या है कि यहाँ पे सतत वाहिनी नदियाँ हैं, जलोढ़ मैदान है, उर्वर मिट्टी है ना, और समतल मैदान है। तो यही है सघन जनसंख्या को यहाँ पे बसने का कारण है। तो ठीक है, तो इस तरह हम केवल कोई चीज़ कहाँ पे कैसे वितरित है का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उसका क्यों है उसको भी हम इसमें देखते हैं। और भूगोल क्या है एक अंतः विषयक है, इंटरडिसिप्लिनरी जो है क्योंकि यह विभिन्न जो है सामाजिक विज्ञानों प्राकृतिक विज्ञानों से इसका संबंध है। जैसे इतिहास में हम सभ्यताओं को पढ़ते थे, इसमें हम देखते हैं कि सभ्यताओं को विकास को प्रभावित करने वाले कारक कोई सभ्यता कहाँ पे क्यों है। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा हड़प्पा का सभ्यता है या सिंधु सभ्यता है या मिस्र की सभ्यता, तो क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ थी। ठीक है, तो उसको हम प्राकृतिक तत्वों के साथ जो है जोड़ कर देखते हैं। तो भूगोल क्या है विभिन्न सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों के साथ भी संबंध है। जैसे अर्थशास्त्र में हम विभिन्न संसाधनों का अध्ययन करते, तो भूगोल में हम संसाधनों के वितरण का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण विज्ञान में भी अध्ययन से संबंधित है, क्योंकि इससे सस्टेनेबल डेवलप समावेशी डेवलपमेंट है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट सबका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा एक इंटरडिसिप्लिनरी जो है स्वरूप है विषय का। ठीक है, इसका महत्व देखते हैं कि क्या है कि जैसे वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, आपदा प्रबंधन में, शहरी नियोजन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस बढ़ा है। ठीक है, अब इसमें हम एक डायग्राम को भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको लगे। अब इसमें कुछ डेटा या डायग्राम या मैप को अगर आपको लगे तो कुछ क्रिएटिविटी के साथ और ऑथेंटिक बना सकते हैं इसको। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि भूगोल जो है विभिन्न प्राकृतिक और मानव तत्वों को एकीकृत कर एक पृथ्वी को समग्र समझ प्रदान करता है। यही कारण है कि इसे समेकित अनुशासन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह ही हमारा आंसर का जो है स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब भूगोल में द्वैत प्रकृति पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब शुरुआत करने को आ जाए तो शायद मुश्किल होगा हमको, अगर हम किताब से ही पढ़ कर देखें तो इसमें हमको पता चलेगा कैसे अप्रोच है, क्या लिखना होगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे कि भूगोल एक विषय है जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों पद्धतियों साथ साथ विभिन्न पद्धतियों साथ साथ विकसित हुई हैं। इस कारण इसमें कई प्रकार के द्वैत प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। यह द्वैत प्रकृति भूगोल के विकास पद्धति अध्ययन क्षेत्र को समझने में सहायक है। ठीक है, तो इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों पद्धतियों को साथ साथ विकसित हुई है। या द्वैत प्रकृति की परिभाषा लिख सकते हैं कि भूगोल में दो परस्पर भिन्न भिन्न लेकिन पूरक दृष्टिकोण या शाखाओं से है जो मिलकर एक विषय को समग्र बनाते हैं। ठीक है, तो इंट्रो इस तरह हम शुरुआत कर सकते हैं डेफिनीशन के माध्यम से, है ना। और फिर हम देखते हैं कि द्वैत प्रकृति कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे क्रमबद्ध और रीजनल भूगोल, है ना। क्रमबद्ध और रीजनल भूगोल में क्रमबद्ध भूगोल क्या है कि यह पृथ्वी को जो है एक इकाई मानकर अध्ययन करने की बात करते हैं। इसमें पूरी पृथ्वी को एक इकाई मानकर अध्ययन करते हैं। जैसे किसी भी एक तत्व का, जैसे मृदा का अध्ययन करेंगे तो पूरे विश्व स्तर पर करेंगे, जलवायु का पूरे विश्व स्तर पर, जनसंख्या का तो पूरे विश्व के वितरण पर देखेंगे। ठीक है, और प्रादेशिक भूगोल में क्या है कि प्रादेशिक भूगोल में हम किसी विशेष क्षेत्र के सभी तत्वों को सम्मिलित करते हैं, कि जैसे भारत के हम भूगोल पढ़ते हैं। ठीक है, हरियाणा का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, जब अलग अलग हम रीजन का देखकर डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पश्चिमी एशिया का, मध्य एशिया का, तो अलग अलग जब रीजन को हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम रीजनल ज्योग्राफी करते हैं। तो ये जो है द्वैत चलता रहा कि भूगोल को हम एक सिस्टमेटिक पूरी पृथ्वी को एक इकाई मानकर अध्ययन करें, या पृथ्वी को विभिन्न हम टुकड़ों में विभिन्न छोटे छोटे इकाइयों में बांट कर उसका समग्र अध्ययन करें। ठीक है, तो एक क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल के रूप में द्वैत चला। ठीक है, और फिर भौतिक और मानव भूगोल में कि भूगोल को भौतिक भूगोल के रूप में अध्ययन किया जाए या मानव भूगोल के रूप में। तो भौतिक भूगोल में स्थलाकृति, जलवायु, महासागर, मृदा आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में जनसंख्या का, कृषि, उद्योग, परिवहन, संस्कृति का अध्ययन होता है। ठीक है, तो इस तरह मानव और भौतिक भूगोल के बीच में द्वैत चला। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम कुछ इसमें एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, अब आइए
हम देखते हैं कि नियतिवादी और बनाम संभववाद भी दो विचारधारा निकल के आई। नियतिवादी क्या है कि जिसमें इसमें माना जाता है कि पर्यावरण मानव क्रियाओं को निर्धारित करता है, नियंत्रित करता है। इसके समर्थक जो है जर्मन विद्वान मेरट जल रहे हैं, एलन चर्चिल सैम्पुल रहे अमेरिकन जो है, ठीक है। तो अधिकतर जो है जर्मन विद्वानों ने नियतिवादी को अधिक वो दिया कि पर्यावरण जो है मानव की क्रियाओं को निर्धारित करता है, जैसे मरुस्थल में कम जनसंख्या है ना। और संभववाद कहता है कि भाई मानव पर्यावरण की सीमाओं के भीतर विकल्प चुन सकता है, उसे अवसर प्रदान करता है, ठीक है। इसमें फ्रांसीसी जो भूगोलवेत्ता रहे उन्होंने संभववाद पर अधिक बल दिया, जिसमें वाडली ब्लास हैं, ब्रून्स हैं, कार्ल सावर हैं। तो ये लोग जो है संभववाद पे बल देते हैं। इजराइल में जैसे क्या है कि मरुस्थली उधर रीजन है, तब भी वहाँ पे सिंचाई के द्वारा कृषि का विकास किया गया। फिर बाद में मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण के बीच में मतभेद हुआ। मात्रात्मक क्या है कि यह भूगोल को एक सांख्यिकी, तकनीकी, GIS मॉडलिंग, इन सबको अध्ययन पर बल देता है। गुणात्मक में है क्षेत्रीय सर्वेक्षण, सामाजिक व्यवस्था, व्याख्या पर बल दिया जाता है। तो इस तरह भूगोल में विभिन्न प्रकार के द्वैत चले विचारधाराओं को लेकर जो है, इसी को हम द्वैतवाद भी कहते हैं। इन द्वैतता के कारण कभी कभी भूगोल में विचारधारात्मक मतभेद रहे, तो परंतु आधुनिक भूगोल इन दोनों पक्षों को संतुलित रूप में अपनाता है। निष्कर्ष में हम लिखेंगे भूगोल की द्वैत प्रकृति विषय को समृद्ध और बहुआयामी बनाती है। यह दर्शाती है कि भूगोल केवल प्राकृतिक या मानव विषय नहीं बल्कि दोनों को समेकित अध्ययन है, ठीक है। तो यह द्वैतवादी प्रकृति क्या है, इसको समृद्ध बनाया, बहुआयामी बनाया, जिसने केवल एक पक्ष को न देखकर बल्कि दोनों को समेकित दृष्टिकोण के रूप में जो है देखा, ठीक है। तो इस तरह हमारे लिखने का अप्रोच होगा। अब भौतिक और मानव भूगोल परस्पर पूरक है, इसको हम देखेंगे कि कैसे शुरुआत करेंगे। तो क्या है, भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल मानव गतिविधियों का है। यद्यपि दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं, परस्पर निर्भर हैं, ठीक है। भौतिक भूगोल में क्या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से परिभाषा की, स्थलाकृति, जलवायु, इन सबका अध्ययन। मानव भूगोल जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन, नगरीकरण, इन सबका अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये पूरकता का अर्थ है कि एक दूसरे के बिना दूसरे की संभावना कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मानव पर्यावरण अंतरक्रिया हम करते हैं, ठीक है। तो बिना पर्यावरण का मानव का अस्तित्व, मानव के बिना पर्यावरण का अस्तित्व असंभव है, ठीक है। तो इस तरह अंतरक्रिया हम देखते हैं मानव और पर्यावरण का, ठीक है। तो इस तरह हम डायग्राम बना देंगे कि प्राकृतिक परिस्थितियाँ मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, मानव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। मानसूनी वर्षा, कृषि उत्पादन, अर्थव्यवस्था को, हिमालय, जल के स्रोत, सिंचाई और जल विद्युत, ठीक है। अब इसमें हम कुछ डेटा डाल सकते हैं कि 45% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। 75 से अधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, ठीक है। स्थलाकृति और बसावट जो है, गंगा का मैदान, उपजाऊ मैदान है, अधिक जनसंख्या है, लगभग 800 से अधिक जो है लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। थार का मरुस्थल क्या है, शुष्क जलवायु है, विरल जनसंख्या, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम रहते हैं लोग वहाँ पे, है ना। तो इस तरह यहाँ भौतिक कारक जो है मानव वितरण को प्रभावित करता है। फिर संसाधन और आर्थिक क्रियाओं देखते हैं कि जैसे दक्कन पठार काली मिट्टी, कपास, वस्त्र उद्योग के लिए है। झारखंड के हल्ला अयस्क है, तो वहाँ पे इस्पात उद्योग विकसित हुआ है, ठीक है। तो इस तरह भौतिक और पर्यावरण का जो है एक अनुकूलन देख सकते हैं, अलग अलग रीजन में हम पर्यावरणीय परिवर्तन देखते हैं कि वनों की कटाई क्या है कि मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, शहरीकरण से अर्बन हीट आइलैंड डेवलप हो रहे हैं, मानवीय क्रियाएं भौतिक पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है प्रकृति मानव को प्रभावित कर रहा है, प्रकृति के अनुकूल मानव अपना व्यवहार, अपनी लाइफ स्टाइल को कर रहा है, अपनी क्रियाकलाप को कर रहा है। साथ ही साथ मानवीय क्रियाएं भौतिक पर्यावरण को भी प्रभावित कर रही हैं, जैसे आज कल जो है नगरीकरण बढ़ रहा है, जिसके अर्बन हीट आइलैंड हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिजास्टर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से अंतरक्रिया हो रही है। तो इस तरह यहाँ भौतिक और मानव भूगोल दोनों का करते हैं हम लोग अध्ययन इसमें। तो इस तरह एक डायग्राम भी हम देख सकते हैं, बना सकते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर मॉडिफाई कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें डाल सकते हैं कि नियतिवादी क्या है कि पर्यावरण को प्रमुख मानता है, संभववाद क्या है मानव की भूमिका को प्रमुख मानता है, और आधुनिक दृष्टिकोण इन दोनों को संतुलित स्वीकार करता है, जिसे नियतिवादी है, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि निष्कर्ष में भौतिक और मानव भूगोल एक सिक्के के दो पहलू हैं। भौतिक परिस्थितियाँ मानव जीवन को आधार प्रदान करती हैं, जबकि मानव अपनी गतिविधियों द्वारा पर्यावरण को परिवर्तित करता है। अतः दोनों शाखाएं परस्पर पूरक एवं अभिन्न हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा अप्रोच होगा, ठीक है। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं कि भूगोल स्थानिक विशेषताओं का विज्ञान है, ठीक है। इसको हम कैसे शुरुआत करेंगे या कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो में हम देखते हैं कि भूगोल का मूल उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्राकृतिक मानव घटनाओं के वितरण, प्रतिरूप, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना है। इसी कारण भूगोल को स्थानिक विशेषताओं का विज्ञान कहा जाता है।
तो इस तरह ये हमारा शुरुआत होगा। अगर हम चाहें तो स्थानिक विशेषताओं के डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वे लक्षण हैं जो किसी घटना के स्थान, क्षेत्रीय विस्तार, वितरण और प्रतिरूप का दर्शाती हैं। ठीक है, अर्थात भूगोल क्या, कहाँ और क्यों का अध्ययन करता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि स्थानीय विज्ञान क्यों के वितरण का अध्ययन करता है ना, कि भूगोल यह जानने का प्रयास करता है कोई घटना कहाँ पे पाई जाती है और क्यों पाई जाती है। गंगा के मैदान में सघन जनसंख्या 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, थार का मरुस्थल में जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है यहाँ पे। ठीक है, तो यह जनसंख्या वितरण स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन करता है, साथ साथ वहाँ पे उनको प्रभावित करने वाले कारणों का क्यों है कोई चीज़, वहाँ पे भी इसका भी अध्ययन करता है। फिर प्रतिरूप को देखता है कि घटनाओं का फैलाव समान नहीं होता है। विशेष प्रतिरूप जो है विभिन्न स्थानों पर अलग अलग देखी जा सकती है। ठीक है, तो एक प्रतिरूप जो पैटर्न हम देखते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिरूप देखा जा सकता है कि जैसे भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वर्षा घटती जाती है, तो वहाँ का जो है मानव बसाव का प्रतिरूप, उनकी क्रियाकलाप भी बदलती रहती है ना। उद्योग को कच्चा माल परिवहन से निकट केंद्रित होते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रतिरूप भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग देखे जा सकते हैं। कारण और परिणाम संबंध भी इसमें अध्ययन किया जाता है कि भूगोल केवल कहाँ तक सीमित नहीं है बल्कि क्यों का भी उत्तर देता है। ठीक है, जैसे अधिक वर्षा जो है, उपजाऊ भूमि, सघन बसावट, खनिज संसाधन, औद्योगिक नगरों का विकास। फिर अगला हम देखते हैं कि मानचित्र और तकनीकों साधनों का प्रयोग। स्थानिक अध्ययन में मानचित्र जैसे GIS, रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है। इससे स्थानिक डेटा का वैज्ञानिक जो है विश्लेषण संभव हो सका है। ठीक है, तो इस तरह जो है स्थानिक जो है एनालिसिस में लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं हम किसी भी एरिया के एट्रीब्यूट्स को जो है ना। तो मैप में हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि हाई रेनफॉल एरिया, मीडियम, लो, है ना। तो एक डायग्राम कुछ भी डाल सकते हैं। समकालीन उदाहरण हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का वैश्विक प्रतिरूप, शहरी विस्तार, आपदा संभावित क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह ये जो है हमारा स्ट्रक्चर होगा मेन बॉडी का। अब कंक्लूजन में लिखेंगे, अतः भूगोल पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक मानव घटनाओं के स्थानिक वितरण, प्रतिरूप और उनके कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, इसलिए इसे उचित और स्थानिक विशेषताओं का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न देखेंगे कि आधुनिक तकनीक ने भूगोल को कैसे जो है कैसे परिवर्तित किया है। ठीक है, आधुनिक जो है तकनीकों में जैसे GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग ने। ठीक है, तो भूगोल की शुरुआत करेंगे। भूगोल परंपरागत रूप से वर्णनात्मक एवं क्षेत्रीय अध्ययन तक सीमित है, परंतु आधुनिक तकनीकों के विकास ने इसे अधिक वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और अनुप्रयुक्त बना दिया। अनुप्रयुक्त मतलब व्यवहारिक बना दिया है। ठीक है, इस विशेष रूप से GIS, रिमोट सेंसिंग, GPS ने भूगोल कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। परिभाषा में देखेंगे कि आधुनिक तकनीक से आशय उन वैज्ञानिक साधनों से जिनके माध्यम से स्थानिक डेटा का संग्रह, विश्लेषण और प्रशिक्षण किया गया है। तो एक चाहे डिफिनीशन से हम शुरुआत कर सकते हैं, चाहे इस तरह हम जो है इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं अपना। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि मुख्य जो है मेन बॉडी में कि डेटा संग्रह में परिवर्तन, भूगोल में जो प्रमुख तकनीकी परिवर्तन आया है, जैसे कि डेटा संग्रह में परिवर्तन, रिमोट सेंसिंग जैसे उपग्रहों द्वारा पृथ्वी की सतह की जानकारी प्राप्त करना, चक्रवातों की निगरानी, वन क्षेत्रों का आकलन। ठीक है, इसमें हम जो है रिमोट सेंसिंग का वो भी बना सकते हैं कि कैसे जो है जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य है, यहाँ पे हम लगा देंगे रिमोट सेंसिंग जो है कैसे यहाँ पे आया, यहाँ से टकरा के लिया, फिर यहाँ पे डेटा जो है, तो ये जो है कुछ यहाँ पे हम डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एक डायग्राम चाहे तो इसमें हम बना सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसरो द्वारा उपग्रह डेटा का उपयोग किया जाता है। फिर GIS देखते हैं कि GIS क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्थानिक डेटा का डिजिटल विश्लेषण करता है, हाँ, लेयर्स में जानकारी को संयोजन करता है। GIS क्या है कि डेटा का जो है या इनपुट के रूप में लेता है, फिर उसको जो है प्रोसेस करता है, फिर इंफॉर्मेशन देता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इनपुट और फिर यहाँ पे प्रोसेस, फिर यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह जो है पूरा ये चलता है। ठीक है, और इनका हम शहरी नियोजन में करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में करते हैं इनका प्रयोग। ठीक है, अब GPS क्या है कि वास्तविक समय में स्थान की पहचान किया जाता है, परिवहन और सैन्य सर्वेक्षण में इसका उपयोग होता है। मात्रात्मक मॉडल एवं आधारित विज्ञान विकसित हुआ है। सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग जलवायु मॉडलिंग और जनसंख्या प्रक्षेपण में। अनुप्रयुक्त भूगोल का विकास हुआ कि आपदा प्रबंधन, भूकंप, बाढ़ जैसे क्षेत्रों का जो है सीमांकन,
किसी क्षेत्र का निर्धारण, स्मार्ट सिटी योजना, पर्यावरण प्रभाव आकलन, ठीक है। तो इस तरह जो है इसमें मेन बॉडी में रहेगा हमारा। और डेटा में हम 2011 के अनुसार सारी जनसंख्या 31%, 2036 में 48 से 40% होने का अनुमान है, ठीक है। तो सैटेलाइट डेटा एनालिसिस, मैपिंग, प्लानिंग और पॉलिसी, तो इस तरह एक डायग्राम बना सकते हैं कि वर्तमान में जो है कैसे हम डेटा को लेकर एनालिसिस करके एक जो है इन्फॉर्मेटिव जो है प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक। और इसका विश्लेषण क्या है कि वर्णनात्मक से विश्लेषणात्मक बना, क्षेत्रीय अध्ययन से वैश्विक मॉडलिंग तक विस्तार बढ़ा, इसका निर्णय निर्माण भूगोल की उपयोगिता बढ़ी, ठीक है। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि आधुनिक तकनीक ने भूगोल को अधिक सटीक, वैज्ञानिक, नीति निर्माण उन्मुख बना दिया है। इससे भूगोल केवल शैक्षणिक विषय न रहकर विकास योजना, पर्यावरण प्रबंधन, आपदा न्यूनीकरण का महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम जो है अपने आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इसमें कुछ डायग्राम, डेटा का प्रयोग और हम प्रयोग करके जो है विभिन्न जो है टॉपर्स के आंसर से जो है कॉपी से जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारा पढ़ने पढ़ाने का अप्रोच आपको बेहतर लग रहा है तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें TDS एकेडमी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।